सनाया, रणवीर और ये घर मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बचपन यहीं बिताया है। और रही बात रणवीर को समझने की, तो वो समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रणवीर वो तो एक खुली किताब की तरह है। और तू भी चाहे ना तो एक पुत्र का फर्ज अदा कर सकता है। मेरे और हरजीत के मरने के बाद हमारी चिता को आग देके। तो फिर आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि तुझे ये जमीन बेचनी पड़ी? मुझे जवाब दे। अरे जिस जमीन को तू अपनी मां से ज्यादा समझता था, उसे क्यों बेच दिया तुमने? अरे जवाब दे। तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं मेरे पास। वो मेरी जमीन थी, मुझे जो लगा मैंने वो किया। जमीन थी? अरे हमारे से तेरी कब से और मेरी कब से होने लगी? हाँ? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, वो मेरे दोस्त बलदेव की जमीन थी। जितनी वो तेरी थी उतनी ही मेरी थी। और तूने एक बार भी ऐसा नहीं समझा कि मुझसे पूछ ले? हाँ, नहीं समझा। अगर मैं तुझसे पूछता तो क्या तू बेचने देता? नहीं, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। हाँ, नहीं करने देता, नहीं करने देता। और अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे ले लेता। हाँ? एक मिनट। ये ऐसा तो नहीं है कि तू शहर आना चाहता था इसलिए तूने वो जमीन बेच दी? अरे अगर ऐसी बात थी तो इतना बड़ा बिजनेस है हमारा तेरा और मेरा। जो मेरा है वो तेरा है। अरे पैसे मांग लेता, वो जमीन बेचने की क्या जरूरत थी? बलदेव, वो जमीन हमारी पहचान थी बलदेव, पहचान थी हमारी वो। अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मेरा शहर आके रहने का कोई विचार नहीं है। नहीं है तो? गांव में रहकर करोगे क्या? जब जमीन ही नहीं रही तो क्या करोगे गांव में रहकर? अरे मेहनत मजदूरी करूंगा। तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलानी है ना, खिला दूंगा। हाँ, हमें पता है आप 2 वक्त की रोटी तो हमें खिला ही देंगे, पर आपको जमीन बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? और वो पैसे कहाँ हैं? जो जमीन बेच के आपको मिले थे, ऐसी क्या वजह थी जो आपको जमीन बेचने पड़े? ओए हाँ, ये भाभी जी ठीक कह रही हैं। वो पैसे कहाँ हैं? वो जो जमीन तूने बेची उसके पैसे कहाँ हैं? वो बता। देख बलदेव, आज तक तेरे और मेरे बीच में किसी चीज का छुपाव नहीं। तुझे बताना पड़ेगा वो पैसे कहाँ हैं, कहाँ लगाए तूने वो पैसे। भाई साहब का बातों का जवाब क्यों नहीं देते आप? मैं पहले कह चुका हूं, तुम लोगों की किसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास।
और मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। वो मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी, बस। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आप भाई साहब की बातों को टाल सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं। बीवी होने के नाते पूरा हक है ये जानने का मुझे कि आपने उन पैसों का किया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको जमीन बेचनी पड़ी? समझ गई मैं, सब समझ गई मैं। जब से आई हूं देख रही हूं, और मैंने कहा भी था इनके ऊपर ना शहर के रंग चढ़ने लग गए। रोज सुबह जल्दी निकल जाते और रात को लेट आते, ना हमारी तरफ देखना सुनना कुछ भी नहीं। हम लोग किस हालत में हैं सब समझ रही हूं, सब समझ रही हूं मैं। अरे क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सब मालूम है क्यों गए थे आप शहर, और किसी और के ऊपर जमीन के सारे पैसे लुटा रहे हो। वरना आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई बात का जवाब ना हो? किसी के चक्कर में आप जमीन बेच सकते हैं, तो उसके चक्कर में आप मुझे भी बेच दीजिए और चंचल को भी बेच दीजिए और लुटा दीजिए सारे पैसे उसके ऊपर। बस बस 30 साल के इस पवित्र विश्वास के रिश्ते की स्टोर को 1 मिनट में तोड़ दिया तुम। एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये विश्वास इतना कच्चा हो गया। वीरू, अगर तू मुझे मार भी देता ना तो भी मेरी जुबान नहीं खुलती। लेकिन हरजीत, तुम्हारी बातों की वजह से मुझे अब सच बताना पड़ेगा। वो जमीन मैंने इसलिए बेची क्योंकि मैं ईशान की मदद करना चाहता था। इस बच्चे को मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया, उसकी तकलीफ नहीं देख सकता था। तो क्या करता? लाखों रुपए कहां से लाता? हरजीत, तुम मुझे बताओ, क्या बच्चों से ज्यादा कीमती है जमीन? बोलो, क्या गलती की मैंने? मुझे माफ कर दीजिए जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। माफ कर दीजिए जी हमें।
वही बलदेव ईशान के लिए। हाँ भी, ईशान को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी। और तुम लोग पूछते थे ना कि मैं सुबह सुबह कहां जाता हूं। तो मैं ईशान के पास जाता था, उसका अकेलापन दूर करने के लिए। तू ये भूल सकता है कि वो तेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि वो मेरा भी बच्चा है। भाऊजी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और किसी को बताया तक नहीं। वीर, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया भी तो उस इंसान के लिए जिससे वो इतनी नफरत करने लगे थे। बात प्यार और नफरत की नहीं है सिमरन, बात यह है कि ये सब हुआ कैसे। ईशान भैया बाबूजी को मिले कहां, और अगर मिले भी तो उन्होंने बिजनेस की बातें कहां की। और बलदेव बाबूजी तो ईशान भैया के बिजनेस का ABCD नहीं जानते, तो फिर रणवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान जी ने उन्हें खुद फोन किया हो सामने से? नहीं सिमरन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईशान भैया की नेचर को यह सूट नहीं करता। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया हो और उन्हें फाइनेंस की जरूरत हो। अब जिस तरह से बाबूजी के जानने वाले उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उसी तरह से अब टोनी के जानने वाले भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। और हो सकता है इसी वजह से उनके पास कोई और रास्ता ना बचा हो और उन्होंने बाबूजी से मदद ली हो। पर बलदेव बाबूजी से ईशान भैया का हेल्प मांगना और बाबूजी का जमीन बेचकर उनकी हेल्प करना, ये बातें मेरे गले नहीं उतर रही। पर सच तो है ना रणवीर, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे बाबूजी झूठ नहीं बोलते। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि ईशान जी की मदद के लिए बाबूजी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सिमरन, मैं ये नहीं कह रहा कि बलदेव बाबूजी झूठ बोल रहे हैं, और मैं हैरान भी नहीं हूं, बल्कि खुश हूं कि बलदेव बाबूजी के मन में ईशान भैया के लिए जो नफरत थी वो खत्म हो गई। और बलदेव बाबूजी का जमीन बेचकर ईशान भैया की हेल्प करने का मतलब समझती हैं आप? हाँ। इसका मतलब ये है कि बलदेव बाबूजी भी ईशान भैया को गलत नहीं समझते। ईशान भैया बलदेव बाबूजी से मिले होंगे और उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई होंगी। वो सुनकर बलदेव बाबूजी को लगा होगा कि ईशान भैया गलत नहीं है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उनकी हेल्प करने के लिए। पर हैरानी तो मुझे इस बात की है कि बलदेव बाबूजी ने बाबूजी से इस बारे में एक बार भी बात नहीं की। बाबूजी जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वीरेंद्र बाबूजी उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, और ईशान जी से मिलकर उन्हें लगा होगा कि उनकी मदद उन्हें करनी चाहिए। सच में बलदेव बाबूजी भगवान का रूप। अरे जिस इंसान ने सारी जिंदगी जमीन को अपनी मां समझा, जिसने उसे कभी बेचने का सोचा तक नहीं,
आज अपने दोस्त के उस बेटे के लिए जिसने उनकी बेटी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, उसकी मदद के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। बहुत बड़ा दिल है बाबूजी। सिमरन, मैं बाबूजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे भाई के लिए इतना सोचा। तो चलिए ना रणबीर, बाबूजी के पास ही चलते हैं, वहीं जाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ चलो। अक्कू, क्या हुआ? क्या बात है? जब से आई है चुपचाप से बैठी है, कुछ बात भी नहीं कर रही। कुछ नहीं बुआ जी, ऐसे ही। ऐसे ही? देख, तू जानती है तू अपनी बुआ से कुछ नहीं छुपा सकती। बता क्या हुआ? बुआ जी, बलदेव अंकल की बात ना मेरे गले से नहीं उतर रही। क्या क्या कह रही है तू? हाँ बुआ जी, मुझे ऐसा लगता है बलदेव अंकल कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो इसलिए बुआ जी कि जमीन बेची है 40-45 लाख की, और अंकल का कहना यह है कि वो इस पैसे से मदद करना चाहते हैं ईशान भैया की बिजनेस में। ये बात मेरे गले से नहीं उतर। बलदेव वीर जी ऐसा कर सकते हैं, और करने से पहले ये सोचेंगे भी नहीं। ये मैं जानती हूँ बुआ जी। बलदेव अंकल हमारे परिवार के लिए 40-50 लाख तो क्या 400 करोड़ भी लुटा सकते हैं। तो ये बात तुम्हारे गले से क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि बुआ जी मैं ये बात भी अच्छे से जानती हूँ कि ईशान भैया का कोई भी प्रोजेक्ट करोड़ों से कम का नहीं होता है। फिर बलदेव अंकल ने 40-50 लाख से ईशान भैया की क्या हेल्प की होगी? चालीस 50 लाख ईशान भैया के लिए ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। बात तो तुम ठीक कह रही हो, उन्होंने कहा तो था ऐसे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ईशान का नाम लेकर पैसे कहीं और लगा रहे वीर जी से बचने के लिए। नहीं बुआ जी, बलदेव अंकल बहुत ही सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं। वो जो कुछ भी करते हैं ना, डंके की चोट पे करते हैं। अगर इसके लिए उन्हें बाबूजी से लड़ना पड़े ना, तो वो लड़ जाएंगे। तू क्या कह रही है ना, मेरे सब सिर के ऊपर से जा रहा है। तू चली तो नहीं है? साफ साफ बताना बात क्या है। यही कि बलदेव अंकल ने पैसे देकर ईशान भैया की हेल्प जरूर की होगी, पर बिजनेस में नहीं। ये बात मैं नहीं मान सकती। लेकिन बिजनेस के अलावा ईशान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है जो वो वीर जी से हेल्प लेगा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। कल तक ईशान भैया से इतनी नफरत करने वाले बलदेव अंकल अचानक ईशान भैया पे इतना प्यार क्यों आ गया? और फिर वो ईशान भैया से मिले कब? आपको एक ही शहर में रहते, टकरा गए होंगे, मदद कर दी होंगी। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है बुआ जी। मुझे लगता है कि बलदेव अंकल ना असली बात भूल कर गए। बात कुछ और है और वो हमें बता कुछ और रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो पता लगाना ही पड़ेगा। बाबूजी, अरे पुत्र, आप लोग? जी बाबूजी। आओ। बाबूजी, हमने सोचा आज क्यों ना कुछ देर आपके साथ बैठा जाए। हाँ, क्यों नहीं पुत्र, आओ बैठो। बाबूजी, मैं और रणवीर आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। शुक्रिया अदा किस बात का? आपने जो ईशान भैया की मदद की है बाबूजी, उसके लिए। कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि ईशान बीमार है? नहीं नहीं, मतलब मैंने क्या किया ईशान के लिए? आपने जो अपनी जमीन गिरवी रखकर ईशान भैया के बिजनेस में मदद की है, उसके लिए बाबूजी।
हाँ बाबूजी, रणवीर हमेशा ईशान जी की चिंता करते रहते और कुछ ना कर पाने की इनकी मजबूरी थी, पर आपने उनकी मदद करके इनकी सारी चिंताएं दूर कर दी। इन्हें तसल्ली पहुंचाई, इसलिए हमने सोचा कि हम आपका शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। तुम बच्चे ही बड़े अजीब हो। भाई माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि बच्चे उस चीज का शुक्रिया अदा करें। वो तो इसलिए करते हैं कि वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। क्योंकि अगर बच्चे खुश होंगे तो माँ बाप के दिल को भी खुशी मिलती है। आपने सही कहा बाबूजी, लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने असूलों को ही दांव पर लगा दे तब बात कुछ और होती है बाबूजी। तब बच्चों का भी यह फर्ज बनता है कि वो कम से कम उन्हें शुक्रिया तो अदा कर सके। मैंने बाबूजी के मुंह से सुना है कि आपकी नजरों में जमीन की क्या वैल्यू है बाबूजी। मां का दर्जा देते हैं आप उसे। जब बाबूजी शहर आ रहे थे तब आपने उन्हें भी यही कहा था, और अगर मैं सही हूं तो उस वक्त आपको भी एक अच्छी कीमत मिली थी। लेकिन नहीं, कोई भी लालच आपको आपकी जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं कर सका बाबूजी। आपकी और बाबूजी का बचपन का साथ छूट गया, लेकिन आपने जमीन नहीं बेची। और आज अपने उसी दोस्त के बेटे के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कभी वीरू ने या मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये तेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा है, और बच्चों को जब किसी चीज की जरूरत हो ना तो माँ बाप के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसे पूरा कैसे किया जाए। अब पूरा कैसे करना है, इसके लिए तो बड़े बड़ों के उसूल डगमगा जाते हैं।